हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल फन विथ लर्निंग। तो जैसा कि हमने सीरीज शुरू किया है एफकेट सीडीएस और एनडीए के जनरल अवेयरनेस को लेकर, तो आज संडे को एक स्पेशल स्टैटिक जीके का वीडियो हम लाए हैं साथ में। ये डे 5 है। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। इन ऑप्शंस में से किस महान पुरुष ने हमारे जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है। तो ऑप्शन है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी और श्री अरविंदो घोष। और इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे नेशनल एंथम को लिखा है जनगण मन। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। नीचे दिए गए दो कथन है जिसमें से एक कथन असर्शन के नाम से है और दूसरा कथन रीजन के नाम से। तो असर्शन में कथन यह है कि प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन। जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट लाला लाजपत जी ने किया था साइमन कमीशन के अगेंस्ट 1928 में, वह लाहौर में किया था। और रीजन यह है कि साइमन कमीशन ने है अपने जो मतलब जो इनका कमेटी था उसमें एक भी इंडियन मेंबर को नहीं रखा था। अब चलिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसमें ऑप्शन ए है ए इज फॉल्स बट मतलब असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और उसके बाद है बी में असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और सी में है असर्शन और रीजन तो सही है बट जो है रीजन सही एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। और डी में है हमारा असर्शन रीजन दोनों सही है, साथ में जो है रीजन जो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा वो है ऑप्शन डी। आप ए नहीं समझ लीजिएगा। तो हमारा ये जो है सही ऐसे है। देखिए जब जब साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1908 मतलब जिस टाइम उसका गठन हो रहा था, तो तभी लाला लाजपत राय जी ने क्या किया था, पंजाब का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करवा दिया था इनके प्रोटेस्ट को लेकर। तो जिस और इसका रीजन यही था कि साइमन कमीशन जो था उसके कमेटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। देखिए बात ऐसा था कि डिसीजन ले रहे थे हम इंडिया पे और उसमें इंडिया का ही कोई मेंबर नहीं था, तो यह बहुत ही गलत था। और क्या हुआ था, इसी के कारण इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी प्रोटेस्ट के दौरान। इनके सिर पर बहुत जोर से डंडा मारा गया था उस टाइम के जो पुलिस सब थे, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच जियोपॉलिटिकल रीजन डज द कंट्रीज पार्टी टू साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट आर लोकेटेड। बोल रहा है किस क्या कहते हैं जियोपॉलिटिकल किस जगह, जियोपॉलिटिकल रीजन जो अब जब आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखेगा तो पूछ रहा है उसमें से किस जगह पर जो ये साउथ चाइना सी कन्फ्लिक्ट लोकेटेड है, मतलब किस जगह पे ये जो है विवाद हो रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास इंडो पैसिफिक, इंडो अरेबिक, ऑस्ट्रेलेशिया और एशिया अटलांटिक। तो ये चार जगह में से कौन सा है। इसमें राइट आंसर है हमारा इंडो पैसिफिक। ये जो विवाद हो रहा है वो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में मतलब जो बीच में एक्चुअली ये विवाद है। चाइना मेनली इसका जड़ है जो कि विवाद पे विवाद किया जा रहा है या कन्फ्लिक्ट किए जा रहा है कि जो भी सारा जमीन है उस पर हमारा हक है, जो भी मतलब पानी का जो जाने आने का जरिया है उस पर चाइना का हक है, ऐसा इनका कहना है, बट वो संभव है नहीं। चलिए इसी को लेकर क्वाड जो क्वाड के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान की तीनों की जो नेवी होती है कंट्री की, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, निरंतर करते रहते हैं ताकि चाइना के और मतलब क्या कहें मतलब चाइना के एक्टिविटी पर रोक लगाया जा सके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैच लिस्ट ए विथ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ लिस्ट टू। हमारे पास जो लिस्ट ए में टर्म्स दिए गए हैं उसे हम लिस्ट 2 से मैच करना है सही तरीके से। इसमें हमारा देखिए लिस्ट 1 में ड्यू है, फॉग है, मिस्ट है और फ्रॉस्ट है। हमें इसके चारों के डेफिनेशन यहाँ दिए हुए हैं लेकिन पता नहीं कौन डेफिनेशन किसका है, तो चलिए हम जानते हैं। देखिए ड्यू कब होता है। ड्यू ड्यू जो है एक नॉर्मल समझिए ना, जब पत्ता सब आपने देखा होगा तो उसके ऊपर पानी जम जाता है, मतलब पानी का छोटा छोटा बूंद आपने देखा होगा। तो आप जब ऑप्शन 2 देखिएगा तो एयर क्लोज टू कोल्ड ग्राउंड कंडेंसेस ऑन लीफ। क्या कीजिए जब कभी आप ठंडी में जाइएगा तो ठंडी या क्या जब सुबह सुबह का इन्वायरमेंट रहता है, तभी गर्मी के समय में भी आप थोड़ा सा देखिए पत्ता के ऊपर पानी रहता है, तो उसको हम लोग ड्यू कहते हैं। क्रिकेट सब में भी आपने सुना है ड्यू का इम्पोर्टेंस बहुत होता है।
फिर फॉग, देखिए फॉग अभी जो ठंडी चल रही है उसमें फॉग है। फॉग में क्या होता है, हमारा जो मतलब विजन होता है वो थोड़ा सा कम जाता है, लाइक कि दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर में जितने भी मिट्टी के धूल कण सब होते हैं उसको वो अपने साथ सस्पेंड मतलब एयर में उठा लेता है। तो इसे जब आप ये देखिए लिस्ट 2 में जो तीसरा ऑप्शन है ये फॉग का डेफिनेशन है। तो अभी तक हमने देखिए क्या किया है, 1 का 2 और 2 का 3। तो देखिए 1 का 2 यहाँ है, 2 का 3 है, मतलब ऑप्शन ए है। अभी इनिशियली हम पता कर लें, उस हिसाब से जब मिस्ट का आप डेफिनेशन पढ़िएगा तो मिस्ट के केस में क्या होता है कि वाटर वेपर जो भी मतलब ह्यूमिडिटी होता है ना, वो क्या होता है, बर्फ बन जाता है। जैसे अभी जैसे आप हिमाचल प्रदेश अभी जाइएगा, वहाँ शिमला में क्या होता है कि आपको वहाँ जो ह्यूमिडिटी है वो आइस में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे हो जाता है, इस कारण से। और लास्ट में फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट भी सेम होता है मिस्ट की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसमें क्या कहते हैं, विजिबिलिटी आपका कम हो जाएगा। इसमें बर्फ का केस नहीं होता है, सिमिलर टू फॉग है फ्रॉस्ट। इसमें आपको दिखना बहुत कम दिखेगा, जैसे आप पहाड़ी इलाके में जाइएगा तो वहाँ आपको ऐसा चीज देखने को मिलेगा, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ देखिए इनमें से कौन सा कथन है जो सही मैच नहीं किया गया। ऑप्शन ए है दीपिका कुमारी, जो कि आर्चरी खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन से संबंधित है। बट सविता पूनिया जो है लॉन्ग जंप से संबंधित नहीं है। ये जो है इंडियन विमेन हॉकी टीम की गोलकीपर है। इन्हें क्या कहते हैं 2018 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। इंडियन हॉकी प्लेयर है ये, आप ध्यान में रखिए सविता पुनिया के बारे में, बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड कप विनिंग टीम इन 1983। इनमें से कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि उस टीम का हिस्सा नहीं थी जिसने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। अगर आपने 1983 मूवी देखा होगा तब तो आप तुरंत बता दीजिएगा, अगर नहीं देखा होगा तो शायद आपको समय लगे। ऐसे कपिल देव जी तो थे, यही कैप्टन थे। सुनील गावस्कर जी भी थे, बलविंदर संधू भी थे, बट अजीत वाडेकर उस टीम के हिस्सा नहीं थे। तो इसमें इसका जो है ये है राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन एक्सरसाइज द परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कह रहे कि इनमें से कौन सा जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ कौन सा ऐसा वोट है जो कि परमानेंट मेंबर ही उस चीज को उसका यूज कर सकते हैं। ऑप्शंस में हमारा 2 वोट इच, 3 वोट्स इच, कंडीशनल वेटो, एब्सोल्यूट वेटो। तो इसका राइट आंसर है डी, एब्सोल्यूट वेटो। ये सिर्फ परमानेंट मेंबर जो यूएन के होते हैं उन्हें ही सिर्फ इसका जो है मतलब क्या कहते हैं पावर होता है इसका यूज करने के लिए। अब परमानेंट मेंबर 5 है टोटल यूएन के, जिसमें से चाइना है, यूएसए है, यूके है, फ्रांस है और रसिया है। ये 5 मेंबर है। ये जो पांचों एब्सोल्यूट वोटो का यूज करते हैं, ये तब किया जाता है जब किसी भी पार्टिकुलर, जैसे इंडिया बार बार चाह रहा है कि टेररिज्म पे हम रोक लगाएं, पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत सारे करेक्शन लेना चाहता है, बट उस टाइम क्या होता है, इन्हें तो 4 देश का सपोर्ट मिलता है बट चाइना वहां सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां ये जो पार्टिकुलर बिल होगा वो पास नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला ऐसे एक ये पार्टिकुलर टर्म है, इससे आपका ये क्वेश्चन का भाग नहीं, ऐसे मतलब संगीत नाटक एकेडमी जो है इसने जो है सत्रीय नृत्य एक तरह का डांस है, उसको क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस के तरह पे मान्यता प्राप्त किया। अब चलिए हम जानेंगे कि नीचे दिए गए स्टेट में से किस स्टेट का जो है डांस फॉर्म सत्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन है हमारे पास ओडिशा, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल। इसमें राइट आंसर जो होगा हमारा सी। वहीं ओडिशा का जो डांस होता है एक तरह से नेशनल ओडिसी होता है, ये सब ये आप जानते होंगे। मणिपुर का जो है एक लाई हारोबा करके डांस होता है, LAIHAROBA। और वेस्ट बंगाल का डांस होता है एक ब्रीटा डांस करके, ये वेस्ट बंगाल का सबसे फेमस डांस है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी वर्ड सत्यमेव जयते शब्द जिसका की अर्थ होता है ट्रूथ अलोन ट्रिम्स, सत्य का हमेशा विजय होगा, यह नीचे दिए गए किस उपनिषद में से लिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास प्रश्ना,
मंदुकिया, मुंदका और चंदोगया। तो इसमें आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है मुंदका उपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम बताएं, हु हैज अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड 2020, जिन्हें कि पद्मश्री अवार्ड 2020 में मिला उनके सामाजिक कार्य को लेकर, जिसमें कि उन्होंने 30,000 पौधों को लगाया था। तो ऑप्शन है हमारे पास श्री लाल बाई कथंग पोचौ, श्रीमती विदुषी के एस जयलक्ष्मी, श्रीमती मंजमा जोगाती और श्रीमती तुलसी गौड़ा। इसमें राइट आंसर जो है श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को मिला था पद्मश्री अवार्ड 2020 में उनके सामाजिक कार्य को लेकर, जिससे उन्होंने एनवायरनमेंट को बहुत ही फायदा पहुंचाया था और बहुत को प्रेरित भी किया था, जिसमें उन्होंने 30,000 पौधे को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, इसमें भी नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए, असर्शन और रीजन। तो असर्शन में ऐसा कहा गया, अर्थक्वेक जनरेट सुनामी बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर एज इन नॉर्मल faulting और ट्रस्ट faulting। रीजन है, इफ द सी फ्लोर मूवमेंट इज हॉरिजेंटल सुनामीज आर जनरेटेड। अब देखिए इसमें तो हम एक चीज तो हम यहाँ से पकड़ सकते हैं कि इस दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जब अर्थक्वेक वर्टिकल मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ करता है मूवमेंट तब सुनामी होता है, और नीचे क्या है जब बोल रहा है कि जब सी फ्लोर जो मूवमेंट होगा वो अर्थक्वेक के ही कारण होगा, तो बोलता है जब ये हॉरिजेंटल होगा तब सुनामी होगा। हो तो सकता है एक ही केस में या तो वर्टिकल हो या तो हॉरिजेंटल हो। तो इसका राइट आंसर है जो है ये जो सुनामी का क्रिएशन होता है ना, मतलब जब अर्थक्वेक वर्टिकल मूवमेंट करता है तभी सुनामी होता है समुद्र में। तो इसलिए हम यहाँ ये होगा इसका ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथन ए सही है, मतलब असर्शन सही और रीजन जो दिया गया है वो गलत है। तो ए बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, through which of the following preamble of the Constitution of India secures to all citizens the liberty of thought, expression, belief, faith and worship। कह रहा है कि हमारे संविधान के किस प्रियम्बल के अनुसार जो है हमारे जितने भी भारत के लोग हैं, मतलब उन्हें जो है लिबर्टी ऑफ बोलने की आज़ादी, सोचने की आज़ादी, व्यक्त करने की आज़ादी, विश्वास करने की आज़ादी, अपने धर्म को पालने की आज़ादी, पूजा करने की आज़ादी, इन सब तरह का आज़ादी उन्हें किस संविधान के प्रियम्बल से दिया गया। तो इसमें जब ऑप्शन से आप देखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड स्टैट्यूटरी एक्ट्स। तो इसमें राइट आंसर इसका ए, फंडामेंटल राइट्स के तहत ही हमें ये सब मिलता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ। जितने भी तरह के अगर आपको फ्रीडम मिल रहा है तो वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही मिल रहा है। चलिए हम अगला हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। नीचे दिए गए हुए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नीति आयोग का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है अंत्योदय, बी है डेमोग्राफिक डिविडेंड, सी है इंक्लूजन और डी है डीलिमिटेशन। तो इसमें इसका राइट आंसर है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब है किसी चीज पे लिमिट लगा देना, मतलब लाइक कि आदमी के ग्रोथ पे लिमिट लगा देना, विकास पे लिमिट लगा देना, इन सब तरह चीजों का ये जो सिद्धांत है, ये जो मतलब टर्म है डीलिमिटेशन, ये नीति आयोग के सिद्धांत में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस हिसाब से उसका प्रिंसिपल भी नहीं हुआ। बाकी जो तीनों है अंत्योदय, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंक्लूजन, ये सभी प्रिंसिपल है नीति आयोग के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। टैटूइंग कह रहा है कि टैटू बनवाने के कारण ऐसा कौन सा नीचे दिया गया बीमारी है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो बीमारी का नाम है चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। तो इसमें से अब हमें ऑप्शंस में चुनना है, सिर्फ एक सही है, 2 3 सही है, 1 या 3 सही है, या 1 2 3 तीनों मतलब सही है। तो इसमें आपको याद रखना है ये चिकनगुनिया जो है ये टैटू से नहीं होता, बल्कि जब आपको मॉस्क्यूटो, सपोज कीजिए मैं चिकनगुनिया से पीड़ित हूँ, तो मुझे जिस मॉस्क्यूटो ने काटा अगर वही मॉस्क्यूटो आपको भी काटता है तो आपको चिकनगुनिया से सफर करना पड़ेगा। और हालांकि वही हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स ये टैटू, यदि टैटू से मतलब एक्चुअली स्प्रेड होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फेनोमेनन ऑफ लाइट ड्यू टू विच सडन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट हैपेंस व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस टू अनदर। कह रहा है कि उस प्रक्रिया का हमें नाम बताइए जिसके के थ्रू क्या होता है जब एक लाइट दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करता है किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से, लाइक एक शीशा हमने रख दिया
अब शीशा के उस पार से जब हम टॉर्च को जला रहे हैं तो रे सीधा आ रहा है, फिर आप जब शीशा के बाद उस पार देखिएगा तो उसमें थोड़ा सा डेविएशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस है हमारे पास रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन। तो इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो एक्चुअली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऐसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट होता है रे, बट वही रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक तरफ से ऐसे रे जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है इधर का मीडियम कैसा, उसके हिसाब से या तो ये नीचे भी डेविएट कर सकता है, ऊपर भी डेविएट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है मीडियम में। तो जब कभी भी किसी भी रे ऑफ लाइट का क्या कहते हैं, डाइवर ट्रांसफर होने के बाद डाइवर्जन होता है तो वो रिफ्रैक्शन के ही कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द कंट्री विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7। तो इनमें से जो कंट्रीज हैं वो कौन सा एक कंट्री है जो G7 का मेंबर नहीं? तो इसका राइट आंसर है बी। अब चलिए हम G7 के मेंबर को देखते हैं। तो जिसमें पहला तो यूएसए हो गया, एक टोटल 7 मेंबर है G7 में। दूसरा जापान, जापान हो गया। तीसरा है इटली हो गया। 3 देश तो यहाँ हो गए। अब चौथा है फ्रांस, मैं बस एफ लिख दे रहा हूं, फ्रांस। उसके बाद है यूके, जर्मनी, 6 देश हो गया। उसके बाद और बच गया एक कनाडा। तो टोटल 7 देश कौन कौन से हैं? यूएसए, जापान, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी एंड कनाडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 सेलेक्ट वन दैट इज इनकरेक्ट। कारण नीचे दिए गए ऑप्शंस में कुछ कथन है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है? तो देखिए हमारा क्या है, सेटिंग अप ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च को लेकर काम होगा। उसका दूसरा यह है कि करंट जो अभी 10+2 सिस्टम है, हम लोग 10th करते हैं फिर उसका 12th करते हैं, इसे बदल दिया जाएगा। पहले 5th 5वीं क्लास तक, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5+3+3+4 सिस्टम में कर दिया जाएगा। तीसरा है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख हैज बीन क्रिएटेड टू असेस स्टूडेंट। अब कह रहे हैं कि एक असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसको कि परख का नाम दिया गया। ये क्या करेंगे, स्टूडेंट को चेक करेंगे, असेस करेंगे उनमें प्रोग्रेस कितना हो रहा है। और डी है कि 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 5 ईयर्स ऑफ आंगनबाड़ी ऑब्लिक प्री स्कूलिंग। तो बोल रहे हैं कि 12 साल का तो स्कूलिंग होता ही है जो A1 से लेकर 12 तक, उससे पहले 5 साल का आंगनबाड़ी और प्री स्कूलिंग। तो हमारे तो जो अभी आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िएगा उसमें जो ये डी ऑप्शन है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से डी हमारा राइट आंसर है। बाकी जो तीनों है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट्स उसमें लिखे हुए हैं। बाकी जो डी है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिल्म दैट हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन अक्टूबर 2021। कह रहा है कि उस फिल्म का नाम बताएं जिन्हें जो है बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म अवार्ड मिला था। इस क्राइटेरिया बेस्ट चिल्ड्रन, जिन्हें अवार्ड दिया गया था बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का 2021 में अक्टूबर में जो फिल्म फेयर सेरेमनी हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे पास कस्तूरी, जिप्पी, मक्खी एंड स्टैनली का डब्बा। तो इसका राइट आंसर है कस्तूरी। और हम आपको बता दें कि कस्तूरी मूवी में अनिल कुंबले जी ने भी काम किया था, जो क्रिकेटर थे भारत के पहले। तो कस्तूरी मूवी को दिया गया था चिल्ड्रन कैटेगरी में। वहीं जो और सभी मूवी है, जिप्पी एक चिल्ड्रन बेस्ड मूवी है बट इसे कोई अवार्ड नहीं मिला था इस तरह का फिल्म फेयर अवार्ड से। मक्खी इन सभी की ये साउथ इंडियन मूवी है, इसे जो अवार्ड दिया गया था नेशनल फिल्म फेयर में बट डिफरेंट कैटेगरी में, शायद बेस्ट ग्राफिक्स सब यूज करने के लिए। और ये जो स्टैनली का डब्बा यह भी एक पुराना मूवी है 2011 का। ये भी मूवी काफी शानदार रही थी बट इन्हें कोई किसी तरह का अवार्ड नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम द लोकेशन वेयर CBI एकेडमी इज लोकेटेड। तो बोल रहा है कि उस जगह का नाम बताएं जहां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी लोकेटेड है। इसका राइट आंसर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में यह लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2021। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कुछ व्यक्ति के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से किन्हें नोबेल पीस प्राइज शांति पुरस्कार मिला था 2021 का। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी मारिया रेसा एंड डिमिट्री मुराटोव, इन्हें दिया गया था 2021 का शांति पुरस्कार। और आप हमें कमेंट में बताइए कि 2022 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नव स्पर्शम दीप्तम इज द मोटो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नव स्पर्शम दीप्तम है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब क्या कहें चिन्ह है, एक तरह से जो एक मोटो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसी तरह से यह किसका मोटो है। तो ऑप्शंस में हमारे पास इसरो, इंडियन एयर फोर्स, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी। तो इसमें से ये जो है मोटो है इंडियन एयर फोर्स का, ऑप्शन बी। वहीं आप हमें कमेंट में बताइए इंडियन नेवी का मोटो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेम द इंडियन एयर फोर्स ऑपरेशन ड्यूरिंग कारगिल कन्फ्लिक्ट ऑफ 1999। तो बोल रहा है कि 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। इनमें से ऑप्शन है हमारे पास, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन टाइगर हिल एंड ऑपरेशन जीवन रक्षक। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा है ऑपरेशन सफेद सागर जो है ऑपरेशन चलाया गया था 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री फ्रॉम विच इंडिया बाउट द बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। किस देश से इंडिया ने बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा है। ऑप्शंस में हमारे पास इजराइल, फ्रांस, रसा एंड यूएसए। एंड द राइट आंसर इज इजराइल से इंडिया ने खरीदा है यह सिस्टम, बराक डिफेंस मिसाइल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स आईजीएलए इन इंडियन डिफेंस पैरलेंस। देखिए आईजीएलए एक तरह का मतलब क्या कहें मिसाइल टाइप का एक तरह से क्या मिसाइल है जिसे कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस यूज कर रही है, और यह रसा के द्वारा बनाया गया। हालांकि आईजीएलए का कुछ ऐसा पार्टिकुलर फुल फॉर्म नहीं होता है, बट ऐसे आप इसे टर्म दीजिएगा तो यह एक सोल्जर फायर्ड मिसाइल है, मतलब जो कंधे पर रखकर आप फायर करते हैं उस टाइप का यह मिसाइल है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करा। आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ये लास्ट तक चलेंगे, अभी से नहीं, एफकट के एग्जाम होने के बाद भी हम सीडीएस तक इस सीरीज को लेकर चलेंगे, ताकि तब तक हम करीब इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि हम जो भी रिक्वायर्ड है उतना हम सही कर सकें। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ मार्क्स आपके जैसे ला सके और वो भी क्लियर कर सके रिटर्न एग्जाम। जय हिंद।